देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड नंबर डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने माउथ पढ़ा, माउथ पढ़े, फेरिंग्स देखा, ओएसोफेगस देख लिए थे, ओएसोफेगस। फोर्थ नंबर स्टमक, स्टमक भी हम लोगों ने देख लिया। 5 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे भोजन को एक बार रिवाइज कर रहा है। भोजन को माउथ में रख करके ले जाते हैं, तो ये फेरिंग्स ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एयर पाइप और फूड पाइप दोनों मिलती हैं, दोनों खुलती हैं, वो फेरिंग्स कहलाता है। उसके आगे ये जो 25 सेंटीमीटर की लंबाई की संरचना होती है वो एसोफेगस या ग्रासनली कहलाती है। फिर ये एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस जो होता है वो भोजन को विंड पाइप में या एयर पाइप में जाने से रोकता है। जब भी विंड पाइप में ये भोजन जाता है तो एपिग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, जाने नहीं देता। फिर भी बाय द वे अगर भोजन यहाँ पे रुक गया तो हिकअप्स आती है, या हम लोग कहते हैं हिचकी। हिचकी क्यों आती है? जब यहाँ पे फूड पाइप में भोजन रुकता है तो ऐसी कंडीशन में ये ऑर्गन्स को, मस्तिष्क को मैसेज पहुँचता है कि भोजन या गलत रूट पे जा रहा हो, तो मस्तिष्क को मैसेज पहुँचता है कि भोजन गलत रूट पर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो रेस्पिरेटरी में हम लोग पढ़ेंगे, एक संरचना होती है डायफ्राम जो सिकुड़ जाती है, उसके बाद झटके में फैलती है। तो ये जो यहाँ पे एयर है वो बाहर की ओर निकलने का प्रयास करेगी, तो भोजन पर दाब डालेगी और पुनः वो अपने ट्रैक पर आ जाएगी और यहाँ से ओएसोफेगस या ग्रासनली से होते हुए स्टमक में आ जाएगी। तो स्टमक में भोजन 4 घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे रुकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये 3 से 4 घंटे यहाँ पे भोजन रुकेगा और उसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद वो आगे बढ़ता है, आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम, तीसरा एलियम। ये 3 भागों में बांटा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ड्यूडेनम ये यू आकार की जो संरचना होती है, जेजुनम ये बीच का होता है और एलियम जो होता है ये लास्ट का होता है। और एलियम एक जूस एक्सक्रीट करता है या फिर एक लिक्विड निकालता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और हमारा पूरा का पूरा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पच जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक संरचना होती है, ये इस टाइप की संरचना होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की संरचना होती है जो विलाई कहलाता है, विलाई कहलाता है या माइक्रोविलाई कहलाता है। ये माइक्रोविलाई या विलाई जो होता है वो पचे हुए भोज्य पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है। कौन? विलाई। जो कहाँ पे पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लेयर पर ये जो उभार जैसी संरचना होती है ये विलाई कहलाती है, जो डाइजेस्ट फूड को अवशोषित करता है, डाइजेस्ट फूड को अवशोषित करता है। अब संपूर्ण भोजन का पाचन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, संपूर्ण भोजन का पाचन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पचा और जो नहीं पचता है तो वो आगे बढ़ता है, आएगा कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान देना है, भोजन का पाचन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जो होता है, द्रव जो होता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो भोजन का पाचन नहीं करता, अपचित भोज्य पदार्थों में से वो जल को अवशोषित करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 से
7 मीटर की होती है। और हमारे ये जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर। और हमारे शरीर में लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में सबसे लंबा जो ऑर्गन है, अंग है, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 से 2 या 2 से 2.5 मीटर की होती है, जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अपचित भोज्य पदार्थ जो होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है उसमें से ये जल को अवशोषित करता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। जब किन्हीं कारणवश ये इसमें बैक्टीरियल्स या फंगाई या कुछ भी इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो जल का अवशोषण करता है नहीं कर पाता, तो जल की मात्रा अधिक हो जाती है। अब इस तरीके से जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है उसके साथ में पानी की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायरिया। तो डायरिया की बीमारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल में देख लिया, 6 चीज़ें देखी हैं: माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद हम भोजन का पाचन पढ़ेंगे। अभी तक तो सिर्फ हम लोग भोजन को इनटेक कर रहे थे, ले रहे थे। अब इसका पाचन पढ़ेंगे और इसका पाचन करवाएगा कौन? ग्लैंड। तो सबसे पहले हमें जानना है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होता क्या है। तो देखिए सेकंड नंबर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होती है? विशिष्ट कोशिकाओं का ऐसा समूह, विशिष्ट कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक द्रव निकालता है, वो ग्लैंड कहलाता है, ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, ये इसे हम कहेंगे पाचक ग्रंथि। तो विशिष्ट कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो द्रव निकालता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा नंबर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरा नंबर मिक्स ग्लैंड। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसे हम कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन जो होता है ये बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और ये मिश्रित ग्लैंड कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन्स का स्रावण करती है, और बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम का स्रावण करती है, और मिश्रित ग्लैंड जो होती है वो दोनों का स्रावण करती हैं। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे? ऐसी ग्लैंड जिसमें नलिका नहीं होती या नलिका विहीन ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्रंथि, और नलिका युक्त ग्रंथियों को एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन कौन होगा? एंजाइम का स्रावण करने वाला। मिक्स मतलब दोनों का स्रावण करता है, जो हार्मोन्स और एंजाइम। और हमारे शरीर में सिर्फ एक ही है मिक्स ग्लैंड, जो पैनक्रीज, पैनक्रीज या इसे हम कहेंगे अग्न्याशय, अग्न्याशय। ठीक है, तो ये जो अग्न्याशय होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण करती है। तो देखिए यहाँ पे ग्लैंड हमने देखा क्या होता है, विशिष्ट कोशिकाओं का ऐसा समूह जो द्रव निकालती है उसे हम कहते हैं ग्रंथि। और ग्रंथियाँ 3 टाइप्स की मुख्यतः तो 2 ही होती हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन्स का स्रावण करता है, और एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम का स्रावण करता है। तो हमारे भोजन का पाचन जो होता है वो हार्मोन्स नहीं करते बल्कि एंजाइम करता है। तो पहला नंबर अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, या इसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। तो सलाइवरी ग्लैंड में
क्या क्या होता है, देखो ये टाइलिन एंजाइम होता है, और दूसरा लाइसोजाइम, तो देखिए टाइलिन एंजाइम जो होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि हमारे शरीर को वैसे तो 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमें या लार्ज पार्टिकल में जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और तीसरा नंबर फैट होता है। तो ये लार्ज पार्टिकल में होते हैं, और इन लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को एक विशेष प्रकार का एंजाइम तोड़ेगा। तो जब ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा तो ये बदलेगा किस में, ग्लूकोज में। ये बदलेगा पेप्टोन या पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, या अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे शरीर में अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो लगभग 20 होती है। जिस तरीके से देखिए अल्फ़ाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वही 26 कैरेक्टर मिल करके पता नहीं कितने वर्ड्स का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ये जो 20 अमीनो एसिड होते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज होकर के पता नहीं कितने प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में होगा। ये फैट जो होता है ये फैटी एसिड में चेंज होगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, तो ये अब स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। अब इन्हें हमारी कोशिकाएं आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं या इन्हें आसानी से पचा सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसको पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड में 2 तरीके की एंजाइम, एक टाइलिन एंजाइम जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, और लाइसोजाइम जो होती है किसी भी भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं करती, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होती है, जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणुओं को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करती है, वो लाइसोजाइम। और टाइलिन जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। और ध्यान देना है, हमारे मुख में भोजन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 2 मिनट, 3-4 मिनट जो भी रहता है, इतने में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं पच सकता। तो सिर्फ और सिर्फ 5% तक का पाचन हो पाता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुख में। अब यहाँ से जो बचता है, पच जाए तो पच जाए, नहीं तो जो बचता है उसके आगे बढ़ता है वो फेरिंग्स में। फेरिंग्स में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई एंजाइम नहीं होता। तीसरा नंबर आता है ओएसोफेगस, या इसे हम ग्रास नली कहेंगे। ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता और ये ग्रसनी होती है। चौथा नंबर हमारा भोजन अब पहुंचेगा स्टमक में, या इसे आमाशय कहेंगे, या पेट कहेंगे। ये स्टमक में अब भोजन पहुंचा, ये वाला जो पार्ट है ये स्टमक में भोजन पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। स्टमक में पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजन होता है। दूसरा प्रोरेनिन होता है, पहला HCl, दूसरा पेप्सिनोजन, तीसरा प्रोरेनिन। HCl का यहाँ पे pH वैल्यू लगभग 1.8 होता है, जो एक तेजाब की तरह होता है। फिर भी हमारा ये जो आमाशय होता है वो जलता नहीं है, क्यों? या फिर तेजाब से हमारे शरीर में एक, या हमारे स्टमक में एक लेयर होती है जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं। म्यूकस लेयर जो होती है वो HCl से हमें बचाती है। तो देखिए HCl की मात्रा जब अधिक हो जाए, HCl जब अधिक सिक्रेट हो जाए, अधिक निकले, तो ऐसी कंडीशन में एसिडिटी हो जाती है। जब HCl अधिक एक्सक्रीट हो जाए
तो वो कंडीशन जो होती है एसिडिटी, पेट में जलन जिसे कहते हैं, पेट में जलन होगी क्योंकि HCl की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई और म्यूकस लेयर हमें इस जलन से बचाता है। दूसरा नंबर आता है ये पेप्सिनोजन नामक जो एंजाइम है वो निष्क्रिय होता है। HCl क्या करता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा जो कि अब सक्रिय हो चुका। और दूसरा नंबर प्रोनेनिन को वो भी सक्रिय करता है, रेनिन में कन्वर्ट करता है। HCl प्रोरेनिन को भी सक्रिय करके रेनिन में कन्वर्ट करके सक्रिय करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और ये रेनिन जो होता है वो दूध में उपस्थित जो पाचन प्रोटीन होता है उसका पाचन, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन। रेनिन करता है और ये जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है जो दूध में पाया जाता है और ये जो एंजाइम होता है सबसे ज़्यादा बच्चों में एक्सक्रीट होता है, निकलता है क्योंकि बच्चे दूध का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे रेनिन की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे अब बचा क्या, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन किया आमाशय में, मुख में हमारे कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत पचा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटीन पचा। अब 3 से 4 घंटे के बाद ये भोजन आएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 तरीके की ग्लैंड होती हैं जो फंक्शन करती हैं। एक लीवर जो होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। लीवर जो होती है वो एक्सक्रीट करती है क्या, बाइल जूस। लीवर जो होती है बाइल जूस एक्सक्रीट करेगी और बाइल जूस को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक आता है बाइल साल्ट, दूसरा आता है बाइल पिगमेंट। तो देखिए वैसे तो ये जो बाइल जूस होता है ये भोजन का पाचन नहीं करता, किसी भी भोज्य पदार्थ का, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का पाचन नहीं करता, लेकिन ये जो बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट जो होता है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो स्टमक होता है ये हमारे भोजन की क्वांटिटी को निर्धारित करता है कि हमें भोजन लेना कितना है। जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज का लेवल 10 ग्राम प्रति 100 ml बचता है तो ऐसी कंडीशन में मैसेज पहुंचता है स्टमक के पास कि अब ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बहुत कम हो चुका है, ऐसे में अब भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इस तरीके की ये क्रिया करेगा। ऐसी कंडीशन में जब ये क्रिया करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो HCl सेक्रेट होगा, HCl निकलेगा और जितना ही ये तेजी कॉन्ट्रैक्शन करेगा उतना ही भूख बढ़ती जाएगी। और जैसे हम भोजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भोजन स्टमक में पहुँचना शुरू हो जाता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है और कॉन्ट्रैक्शन की जब स्पीड कम होती है तो धीरे धीरे कम होता जाता है और भूख भी हमारी खत्म होती जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारे ब्लड में शुगर की 10 ग्राम प्रति 100 ml बचता है तब ये इसको मैसेज पहुंचता है कि भाई अब शुगर लेवल डाउन हो रहा है, भोजन की ज़रूरत है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा और हमारी भूख बढ़ जाती है। तो देखिए ये जो बाइल साल्ट होता है किसी भी तरीके के भोज्य पदार्थों को पचाता नहीं है। बाइल साल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल साल्ट जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफिकेशन करके ये चेंज कर देगा इसे फैटी एसिड में, या फैट जो होता है ये लार्ज पार्टिकल में होता है, ये बाइल साल्ट जो होगा उसे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देगा, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देगा। ये अब स्मॉल पार्टिकल में टूट गया, अब इसका पाचन आसानी से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बाइल साल्ट ने फैट का इमल्सिफिकेशन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पाचन नहीं किया। और बाइल पिगमेंट में 2 तरीके के पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन
बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन, एक होता है बिलीवर्डिन। तो ये इन दोनों की प्रेजेंटी जो होती है अधिकता एक बीमारी पैदा करती है जिसे हम जॉन्डिस नाम से जानते हैं या पीलिया नाम से जानते हैं। तो पीलिया जो होती है वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी इनकी मात्रा अधिक हो जाती है हमारे लीवर में, बाइल पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये बीमारी होती है जॉन्डिस की, पीलिया की, और वो लीवर को फंक्शन नहीं करने देती है, लीवर को फंक्शन नहीं करने देती है, जिसके कारण ये बीमारी और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर इलाज ना करवाया जाए तो उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे लीवर ने बाइल साल्ट को एक्सक्रेट किया और बाइल पिगमेंट को, बाइल साल्ट ने फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लीवर ने किसी भी भोज्य पदार्थ को पचाया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लीवर जो होता है, जो बाइल जूस एक्सक्रेट करता है, बाइल जूस जो एक्सक्रेट किया वो स्टोर करता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में, और धीरे धीरे गाल ब्लैडर ये नलिका के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे पहुंचाता है, और यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। और यहीं पे एक और ग्लैंड होती है पैनक्रीज, ये पैनक्रीज या जिसे अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय, पैनक्रीज को ही अग्न्याशय कहेंगे। तो पैनक्रीज में देखिए पैनक्रीज जो लिक्विड निकालता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है पूर्ण पाचक रस माना जाता है, पूर्ण पाचक रस माना जाता है। इसका मतलब कि जितने भी भोज्य पदार्थ अभी पचे नहीं, बचे हैं, जो पचा नहीं है, उन सबका पाचन पैनक्रियाटिक जूस करेगा, तो इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है।